है वो फंजाई होते हैं। तो जो फंजाई, वैसे तो फंजाई वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं, पानी में, दीवारों पे, दीवारों में भी पता फंगस लग जाती है जहाँ पानी गिरता है। लेकिन जो फंजाई ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, इनकी स्टडी को हम मेडिकल माइकोलॉजी कहते हैं। और जो हमारा टॉपिक है माइकोलॉजी आप पढ़ोगे, वो दैट इज मेडिकल माइकोलॉजी। उसमें हम फंजाई की बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे, सब फंजाई की, जैसे कि उनका उनके क्या एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, फंजाई की क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके अलावा फंजाई की क्या स्ट्रक्चर होता है, उनकी बॉडी किस तरह होती है, उनको क्या कहते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को किस तरह करते हैं, डिजीज कैसे कॉज करते हैं, क्या पैथोजेनेसिस उनकी होती है डिजीज कॉज करने की, और उनको लेबोरेटरी में डायग्नोज कैसे हम करते हैं तो क्या उनके पास अपने पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी क्या मैकेनिज्म से उनको अपने आप को बचाती है फंजाई से। ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, ये सारी कहलाती हैं बेसिक माइकोलॉजी। एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट फंगस है यीस्ट। यीस्ट का नाम बेकरी में बहुत ज्यादा यूज होता है, बेकरी आइटम्स में, ठीक है। यीस्ट, यीस्ट बेसिकली फंगस है, यूनिसेक्स। ये फंगस बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, यीस्ट वो इम्पोर्टेंट होती है ब्रेड मेकिंग में, चीज बनाने में। बाकी जो फंजाई हमारे पास सॉइल में पड़े होते हैं, जमीन पे, वो ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, या आपके पास घर का वेस्ट, कूड़ा करकट, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, गार्बेज हो गया, जो भी होता है, ये सारा का सारा जो बाहर एरियाज में, ऐसे ओपन एरियाज में पड़ा होता है, इनको डिकम्पोज करना जरूरी होता है। अगर नेचर में डिकम्पोजिशन की कोई प्रॉपर्टी ना होती तो हमारे ये जो टाइप्स होती है, कुछ तो ह्यूमन कहते हैं ना, होते हैं रोल होते हैं इन मतलब रिसाइकलिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। हम रिसाइकल करते हैं प्लास्टिक को, चीजों को, इसी तरह ही हम इंसिनरेट करते हैं, यानी जला देते हैं। भट्टा जो होती है, बड़े बड़े भट्टे होते हैं, उसमें जाके भेज देते, फेंक देते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरत में, जिस तरह जब मुसलमान होते हैं हम, जो डेड, जब एक बंदा डेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, जमीन में क्या कहते हैं, दफन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, डिकम्पोजिशन होती है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक कुदरत का निज़ाम है कि नई चीजें जब बनती हैं तो पुरानी चीजों को जाना होता है, ठीक है। तो जो पुरानी चीजें दुनिया से जब जानी है तो उसके लिए बैक्टीरिया और फंगस है इम्पोर्टेंट है, जो कि डिकम्पोज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जब ये चीजें बनाने का काम करते हैं, इस तरह को खराब करने का भी काम करते हैं। हम खानों को कवर करते हैं, जैसे वो कहते हैं टिन से रैप करते हैं, या कुछ चीज खाते हैं, ब्रेड होती है उसको कवर करके फ्रिज में रखते हैं, ओपन नहीं रखते, ओपन हम किचन में भी नहीं रखते। वो ये होता है कि अगर वो काली होने लग जाती है, खराब होने लग जाती है, तो वो सारा सारा फंजाई और बैक्टीरिया करती हैं, ठीक है। तो फंजाई का ये होता है काम कर रहे हैं, फूड हो, जैसे जैम्स हो गए, खुले अचार होते हैं पड़े, तो उनके ऊपर पता फंगस की लेयर पड़ जाती है। जैम्स हो गए, पिकल्स हो गए। उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं जब मशरूम्स के हम टिन्स होते हैं, तो जो पाइनएप्पल के जो जब एक दफा खोल लें तो उसको होता है कोशिश। ये थे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। फिर हम आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। फंजाई की अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। आगे जो चाहे लेक्चर्स होंगे मेरे आज के बाद, वो सारे के सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंजाई की हम क्लासिफिकेशन तक आज खत्म करेंगे, और कल से हम आगे एक एक क्लास को पढ़ते जाएंगे। लेकिन आज जो हम बातें कर रहे हैं वो सभी फंजाई के बारे में है, ठीक है। सभी फंजाई यूकेरियोट्स हैं, यानी उनके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। सब फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लास में होते तो मैं पूछती है आपसे, अभी भी कोई किसी को पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल, और जो है फंगस की सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये चीज इम्पोर्टेंट बहुत है, उसकी वजह
ये है कि जब हम एक को विदाउट एनी प्रॉपर डायग्नोसिस एंटीबैक्टीरियल जैसे पेनिसिलिन, ऑगमेंटन, नोविडेट कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं, जैसे पाँव पे किसी को जख्म होता या कोई चीज होता, तो हम क्या करते हैं उसको, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दिख रहा है बगैर, हम पेशेंट को कहते हैं जाओ जाके इसके ऊपर तुम पोलीफैक्स लगा लो या कुछ और लगा लो और ये दवाई खा लो, ठीक है, सेप्ट्रॉन ले लो। इसमें से वो हैं जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कॉम्पोजिशन है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन को जो व्यक्ति एंटीबायोटिक्स तोड़ने के लिए, उनको तो पेप्टिडोग्लाइकन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आगे जो है कॉजेटिंग बैक्टीरिया जो है पैथोजेन, दैट इज अ फंगस। ठीक है, और फंगस की सेल वॉल इज टोटली मेड अप ऑफ काइटिन, ये बेसिकली ग्लूकोज शुगर्स हैं। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं है। तो काइटिन जो है इट इज मेड अप ऑफ सैकराइड्स, यानी ये शुगर से बनी होती है काइटिन। इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है। जब हम एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को जो कि एंटीबैक्टीरियल होगी और स्पेशली ये सेल वॉल इनहिबिटर एंटीबायोटिक होगी, तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट 5 दिन का कोर्स कर भी लेता है वो सारा खराब ही हो रहता है, ठीक नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर देखना, उसका हिस्ट्री, उसकी डायग्नोसिस, उसकी एग्जामिनेशन के साथ लैब टेस्टिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है। लैब टेस्टिंग बहुत कम लोग करवाते हैं। खैर, ये साइकाइटिन के बारे में बात थी। फिर उसके बाद है हिट्रोट्रोप्स हैं, मेजर डिकम्पोजर्स हैं। हिट्रोट्रोप्स होते हैं कि बेसिकली ये ऑटोट्रोप्स भी हैं और क्या कहते हैं, यानी डिफरेंट जगहों से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, आप ये प्लांट्स में रहें तो उनसे भी ले सकते हैं, बॉडी से भी रहें तो बॉडी से भी ले सकते हैं, सॉइल से भी ले सकते हैं। इनको डिफरेंट एरिया से अपना खाना लेना आता है। ठीक है, और ये खाने को जब आधा खाना फॉर एग्जाम्पल इनको मिल जाए कहीं वो इन्वायरमेंट में, तो बाकी ये अपना बॉडी में भी इनके पास होती है मशीनरी, उससे वो एटीपी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास इतनी सलाहियत होती है कि आधा इनको फूड भी मिल जाए ना प्रोसेस्ड, हाफ प्रोसेस्ड, ये बाकी प्रोसेसिंग अपने बॉडी में कर सकते हैं। जबकि बैक्टीरिया तो पता प्रोसेस्ड फूड खाता है, उसको तो पूरा पूरा तैयार शुदा एब्जॉर्ब हुआ वो फूड चाहिए होता है। अच्छा, ये मेजर डिकम्पोजर्स हैं, फंगस भी करते हैं, बैक्टीरिया भी डिकम्पोज करते हैं, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं दैट आर फंजाई। इनकी बॉडी जो है, अच्छा आप दो बातें फंगस जो होते हैं वो दो क्लासिफिकेशन होती है फंजाई की। एक होते हैं फंगस, वो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि नेकेड आइज नजर आते हैं। ठीक है, अब फंजाई दो तरह के हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। ये लिखी नहीं हुई स्लाइड में बात, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको कहते हैं यीस्ट, YEAST, यीस्ट। ठीक है, जो यीस्ट की बात मैंने की, ब्रेड में, पिज्जा बनाने में, इन चीजों में यीस्ट, चीज में यीस्ट लगती है। ठीक है, यीस्ट जो होती है, जो उर्दू में खमीर कहते हैं, जो नान में भी डलती है, तो नान गूंद के उसमें भी। ठीक है, तो जो खमीर होती है उसमें क्या होता है कि दैट इज वो मल्टीसेलुलर, जो कि हमें आंखों से भी नजर आते हैं, उनको बोलते हैं क्या कहते हैं, हाइफी। हाइफी जो होते हैं, सॉरी मोल्ड, सॉरी मोल्ड कहते हैं, मोल्ड। ठीक है, को ये को मल्टीसेलुलर, एम से मल्टीसेलुलर, एम से मोल्ड। मोल्ड जो होते हैं, MOLD मोल्ड, ठीक है, वो बने होते हैं फिलामेंट्स ऑफ हाइफी से। ठीक है, जो मोल्ड होते हैं उसमें बहुत ज्यादा हाइफी की कलेक्शन होती है। समझो, हम कहते हैं ना हमारे पे बाल हैं, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड को था दिखा होता तो मिलकर के बाल बनते हैं, तो स्ट्रैंड है हेयर का, वो भी कहलाता है। जब बहुत ज्यादा हाइफी आपस में मिलती हैं तो माइसीलियम कहलाते हैं, जब बहुत ज्यादा माइसीलियम आपस में मिलती हैं तो मोल्ड कहलाते हैं। ठीक है, मोल्ड ऐसे ही है जैसे कि आप छोटे छोटे ग्रुप्स बना दो चीजों के, हर ग्रुप का एक एक मेंबर हाइफी कहलाएगा, ग्रुप माइसीलियम होगा, और बहुत ज्यादा माइसीलियम जब आपस में मिल जाएंगे तो मोल्ड कहलाते हैं। ये मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि हमें आंखों से भी नजर आ रहे होते हैं। जब हम ब्रेड खराब हमारी यही से कलर की उसके ऊपर लेयर आती है, इसी तरह ही हमारे दीवारों पे जब पानी आने लग जाता है, दीवार गीली रहती है काफी, तभी उसमें वो वाइट से चौकी चौकी सी और जैसे कि कॉटन की तरह की लेयर्स बनने लग जाती हैं।
वो पानी में देखो उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर होती है, ये सारे सारे मोल्ड, ठीक है, हमें आंखों से नजर आ रहे हैं लेयर। तो ये दो बातें हैं। उसके अलावा ये है कि फंजाई के पास कैपेबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज भी है जो बैक्टीरिया से इसको डिफरेंशिएट कर रही है। बैक्टीरिया के पास सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये दोनों तरीके से करते हैं। ए सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो स्पोर से करते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स करते हैं, सेम प्लांट्स की तरह ही होते हैं। ये जमीन में लगे होते हैं, गिरे होते हैं, इनके ऊपर इनके जो टिप्स होती हैं जो हाइफी की टिप्स होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और स्पोर मेच्योर जाते हैं और वहां जाके एक फंगस ग्रो हो जाता है उससे। इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मतलब ये होता है कि अब एक बड़ा होता है फंगस, और उसमें उसके स्पोर्स जो होते हैं जब गिरते हैं स्प्रेड होते हैं तो वो बेबी स्पोर, बेबी फंगस या बेबी उसके डॉक्टर फंजाई बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन होती है मेटिंग ऑफ हाइफी फिलामेंट से, ठीक है। एक्चुअली जो है सेक्सुअली बाय मीटिंग ऑफ हाइफी फिलामेंट्स है, उसमें ये होता है कि जो फंगाई की बहुत ज्यादा हाइफी होते हैं आपस में, क्योंकि बालों की तरह मिल, तो जब एक हाइफी के साथ ऊपर क्रॉस जब दूसरा हाइफी कर जाता है तो उस पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, एक्स बन रहा होता है, दूसरा पॉइंट पे जाके उनका जाइगोट बन जाता है, मीटिंग होती है जिससे जाइगोट है। जाइगोट जब मेच्योर होता है उसको एग्नी बोलते हैं, उसको स्पोर बोलते हैं, वो होते हैं सेक्सुअल स्पोर। होते वो भी स्पोर ही हैं, लेकिन होता ये है कि वो मेटिंग ऑफ टू हाइफी से बन रहे होते हैं, ठीक है। दो हाइफी आपस में मेटिंग होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोर बनता है, स्पोर मेच्योर होता है, और वो स्पोर डिस्पर्स हो जाता है कहीं एनवायरनमेंट में और जाके यहाँ फंगस बना देता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि दो तरह से ही कर देता है रिप्रोड्यूस। फंगस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मैंने आपको बताया दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? ग्लिसराइड है, शुगर्स हैं, उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है, ठीक है। काइटिन के अलावा छोटी सी क्वांटिटी में बिल्कुल 10%, 90% काइटिन होती है सेल वॉल में, और 10% ग्लूकन होती है। ग्लूकन भी ग्लूकोज ही है, डी ग्लूकोज, ये भी शुगर ही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में होती है, जैसे मैंने आपको बताया 90-10% का रेशियो होता है। लेकिन अगर आपसे वो एमसीक्यू आता है कि वो क्या एससीक्यू आता है वन पॉइंट में कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फंगल सेल वॉल, तो अब वो काइटिन ही है। और अगर उसमें आप बताना चाहो तो ग्लूकन बता दो, वो तो बहुत अच्छी है। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल मैंने आपको पहले बताई हुई कि जो पेनिसिलिन ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, जो सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया के सेल वॉल इनहिबिटर्स, अगर वो हम देते हैं पेशेंट को जिसके अंदर पेशेंट के अंदर फंजाई कॉज कर रहे हैं इन्फेक्शन, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो ड्रग है इनइफेक्टिव रहती है, क्योंकि वो ड्रग आई होती है इनहिबिट करने पेप्टिडोग्लाइकन लाइगेंड सिंथेसिस को, लेकिन क्योंकि अंदर फंजाई होते हैं तो और वो काइटिन से बने होते हैं सेल वॉल की, तो सेल इनहिबिटर्स इनइफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। और जो डी ग्लूकन है दैट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग कैस्पोफंगिन। जब एक पेशेंट को हम ड्रग्स देते हैं डिफरेंट ज्यादा कि एंटी फंगस को मारने के लिए, एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं या एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी फंगल में कुछ एक क्लास है ऐसी कैस्पोफंगिन जो कि डी ग्लूकन को तोड़ने आती है। डी ग्लूकन भी टूटेगा तो सेल वॉल टूट जाएगी फंगस की, ठीक है। चाहे एक ग्रुप ऐसा है जो कि डी ग्लूकन को तोड़ता है। मकसद तो ये होता है कि बैकबोन तोड़ना, यानी आपस में जो उनकी एक जो बनी हुई स्ट्रैंड्स हैं उनको कहीं ना कहीं से तोड़ना है, ठीक है। चाहे वो 10% भी अगर आप तोड़ दोगे तो क्या होगा कि बाकी 90% की भी इंटेग्रिटी खराब हो जाएगी। फंगल सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेम बैक्टीरिया की तरह सेल वॉल के अंदर होती है। इट इज मेड अप ऑफ अर्गोस्टीरोल जो कि प्रोजेस्टेरोन यानी स्टीरोल्स हैं, ठीक है। और ये भी वो इंपॉर्टेंट है कि एम्फोटेरासिन बी और एजोल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक जो हैं वो बहुत ज्यादा जो एंटी फंगल हैं जो आजकल हम प्रैक्टिस में हमारे यहाँ यूज होती हैं वो एम्फोटेरासिन बी और एजोल ग्रुप से बनी होती हैं, जैसे कि टोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एडवेंटिन क्रीम है, ठीक है। उसके अलावा और एक क्रीम है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, मुझे भी इसका नाम नहीं आ रहा, आता है याद बताऊंगी, एंटी फंगल होती है वो एजोल ग्रुप होती है। तो ये जो जितनी एजोल ग्रुप की एम्फोटेरासिन है ये बेसिकली फंगल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होती हैं। अब ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन पहले फंगल फंजाई को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं यीस्ट जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, और एक होते हैं मोल्ड जो मल्टीसेलुलर है।
यीस्ट होती हैं ये सिंगल सेल्स पे यानी यूनिसेल हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं थ्रू बडिंग। ठीक है, बडिंग वो ये बैक्टीरिया का प्रोसेस है कि यानी एक सेल जो होता है वो सेंटर से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप वो खत्म हो जाता है, उससे दो सेल्स बन जाते हैं जो कि डॉटर सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, और तमाम के तमाम अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो इक्वली दो हिस्से हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म भी हो गया, बाकी सब सब कुछ हो। जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, जो कि नेकेड आई से नजर आते हैं। मोल्ड्स बने होते हैं माइसेलियम से, और माइसेलियम बने होते हैं हाइफी से। ठीक है, हाँ मोल्ड्स होते हैं, इनमें दो तरह की होती है रिप्रोडक्शन, जो मैं sorry, इनमें दो तरह के हाइफीट होते हैं। अब हाई दो तरह के हैं, एक होते हैं सेप्टेट और नॉन। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि मैं वैसे बता देती हूँ। सेप्टेट होते हैं जैसे कुछ प्लांट्स में आप देखते हो जब टहनियाँ पकड़ते हो स्ट्रेट सादी सीधी सीधी अच्छी लगती हैं। सबसे ऊपरी टहनी यूं होती है जब दरम्यान में छिल जाए यानी कट्स आ रहे हैं, यानी पूरी टहनी जा रही है लेकिन उनमें छोटे छोटे हिस्से हिस्से सेगमेंट बने हुए हैं, उनको सेप्टा कहते हैं। ठीक है, वो थ्रू आउट अंदर तक इंटरनल होते हैं, सेप्टा होते हैं। आपस में कनेक्शन होता है, पूरी टहनी यानी होती एक ही है, लेकिन उनके दरमियान में बॉडी में सेप्टे सेप्टा फॉर्मेशन होती है, सेप्टा बनते रहते हैं, उनको कहते हैं सेप्टेट हाइफी। उसको ट्रांसवर्स वॉल्स भी कहते हैं या सेप्टेट। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो नॉन सेप्टेट मैं आपको दिखाती हूँ। हाइफी आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो हाइफी हैं इनमें स्ट्राइशंस हैं, जहाँ आईपी लिखा हुआ है लेबल हुआ हुआ है ये देख रहे हो, इनमें स्ट्राइशंस हैं। जैसे आप प्लांट्स में भी कहीं प्लांट्स की टहनियों में देखते हैं, ये होते हैं सट्टे हाइफी। कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, जो उनको कहते हैं नॉन सट्टेट हाइफी। ठीक, अब यही क्लासेस एक होते हैं डायमॉर्फिक फंजाई। हमने बात की कि फंजाई की दो फॉर्म्स होती हैं, ये दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं फॉर्म्स होती हैं रीज्ड, और एक होते हैं मोल्ड। ठीक है, मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर। थर्ड फॉर्म होते हैं डायमॉर्फिक। डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, यानी दोनों मॉर्फोलॉजी वाले फंजाई। वो क्या होता है कि कुछ फंजाई के पास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एनवायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। एनवायरमेंटल का टेम्परेचर अगर फॉर एग्जाम्पल लो हो जाता है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो अपने आप को मोल्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर होता है तो अपने आप को यीस्ट चेंज, यीस्ट जो होती है ना नाजुक सी फॉर्म होती है। ठीक है, उसको वो डेलिकेट फॉर्म होती है क्योंकि यूनिसेलुलर होती है, उसको एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी बेहतरीन टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एनवायरमेंट में भी टेम्परेचर अगर इसके आसपास हो तो ये अपने आप को हीट में चेंज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर बहुत हाई टेम्परेचर होगा या बहुत लो टेम्परेचर होगा, अपने आप को मोल्ड फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, ये फंजाई के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, फंजाई के पास होती है ये प्रॉपर्टी, जिनको डायमॉर्फिक कहते हैं। उसमें एग्जांपल्स हैं डायमॉर्फिक फंजाई की, ये आपके पास ऐसे क्यों आ सकता है, व्हाट आर डायमॉर्फिक फंजाई, गिव फ्यू एग्जांपल्स। तो डायमॉर्फिक फंजाई की डेफिनेशन है, देयर आर सम फंजाई व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इन बोथ स्ट्रक्चर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, mold form in the, for example 20 30 degree centigrade, or the yeast form and the human body या body temperature of 35 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके एग्जांपल्स ये हैं कि नाम अभी आपको काफी मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन हमारा जो लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर उसमें बुक के बाद हफ्ते भी आई नहीं है आपके अंदर, उसमें राइटिंग वाली बुक को जल्दी वहां चले वो राइटिंग नहीं कर रही फाइल का दुकान उस ब्लू बैग अंदर रही थी वहाँ। अच्छा, ये है डायमॉर्फिक फंजाई, यानी जिनकी दोनों मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है आपने, क्योंकि यहाँ तक आधी हो गई है आपकी, कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, फिर हम इससे आगे चलते हैं। मैं आराम से पढ़ा रही हूँ तसल्ली से, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हम आराम से भी करें तो हमारा 12:30 पे खत्म हो जाएगा, घंटा पहले आप फारिग हो जाओगे। तो आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इस पे डिपेंड करती है पूरी माइकोलॉजी। ठीक है, हमने ये बात की कि माइकोसिस स्टडी ऑफ फंजाई, जो फंजाई मेडिकल इंपॉर्टली इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी स्टडी को कहती है माइकोलॉजी। एडवांटेजेस फंजाई के ये होते हैं कि वो फूड प्रोडक्शन में काम करते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं स्पॉइलेज करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में यूकैरियोट्स हैं, सेल वॉल इनकी काइटिन से बनी होती है, हीटरोट्रॉफ्स हैं, मेजर डिकम्पोजर्स हैं,
ठीक है। यीस्ट होती है यूनिसेलुलर, मल्टी जो मोल्ड फॉर्म होती है मल्टी सेलुलर, इज मेड अप ऑफ हाइफी माइसीलियम। रिप्रोडक्शन इनकी दोनों केसेस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह से होती है। फंगस सबसे बाहर से बॉल होती है जो कि शुगर काइटिन से बनती है और बहुत थोड़े क्वांटिटी में ग्लूकन होता है इसके अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें फंगल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ अर्गोस्टीरोल, ठीक है, और इट इज अ साइड अफेक्शन ऑफ एम्फोटेरसिन बी एंड एजोल ग्रुप ड्रग्स। अच्छा, फिर उसके बाद फंगल क्लासिफिकेशन में यीस्ट फॉर्म होती है जो यूनिसेलुलर होती है, सिंगल सेल होती है, और ये सिर्फ एसेक्सुअली बड़ी डिवाइड होते हैं। मोल्ड होते हैं मल्टीसेलुलर, दैट इज मेड अप ऑफ हाइफी एंड माइसीलियम। और हाइफी दो तरह के होते हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। और एक थर्ड फॉर्म भी होती है जो डायमॉर्फिक होती है, जो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टेम्परेचर। और डायमॉर्फिक फंजाई की ये एग्जांपल्स पांच फंगस फंगस हैं। आप अगर आपको दो तीन भी याद रहे तो काफी है, लेकिन आपको ये आराम से ये याद हो जाएंगी। अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं इनके नाम, ब्लास्टोमाइसिस है, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडायोडीज, पैराकॉक्सीडायोडीज और स्पोरोथ्रिक्स। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो फंगस हैं इनको आप वन बाय वन पढ़ोगे अगले कमिंग लेक्चर में, सेकंड थर्ड लेक्चर में। मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करूंगी इस बात को जब मैं पढ़ाऊंगी। फंगल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक, यानी फंगल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। तो टोटली ये मोस्टली जो होती हैं एरोबिक होते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी जिनको ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। और इनमें से कोई भी ऐसा फंगस नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनारोब हो, यानी ऑब्लिगेट एनारोब होते ही नहीं है, ये नॉन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ प्रोएरोफेरिक होते हैं, कुछ ग्रो करने के लिए बेशक ये फैकल्टेटिव हो या ऑब्लिगेट हो, लेकिन ऑक्सीजन इज कंपल्सरी फॉर ग्रोथ। उसके अलावा डिकम्पोजिशन की को कार्बन सोर्स चाहिए ग्रो करने की। वही कार्बन सोर्स जो होती है अक्सर आप देखो वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, जैम्स में, डेड एनिमल्स में, डेड बर्ड्स में, ह्यूमन बॉडी में कार्बन होते हैं। ये जो कार्बन सोर्स है दैट इज एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, तो ये वहां से ले लेते हैं ऑर्गेनिक से। नेचुरल हैबिटेट इनका एनवायरमेंट। ये कौन सी ऐसी फंगस है जो कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ बॉडी है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा जो है आपकी बॉडी का वो कैंडिडा है। कैंडिडा हमेशा म्यूकोजा में या म्यूकस मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। आपकी ओरल कैविटी में यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का म्यूकोजा है, स्किन का म्यूकोजा है कैनेडा एंड जहाँ जहाँ है वहाँ ये कैनेडा एल्बुकेंस वहाँ का फ्लोरा है। ये मैंने बात आपको बताई। फंगल रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है कि दो हाइफी जो आपस में क्रॉस करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोल्ड्स। ठीक है, जस्ट मोल्ड्स में होती है सेक्सुअल, यीस्ट में नहीं होती। यानी जो यूनिसेलुलर जो होते हैं ना, यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी या सलाहियत नहीं होती। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ए सेक्सुअल से तरीके से डिवाइड करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो है वो जस्ट करते हैं क्या कहते हैं हाइफी। अब वो कैसे करते हैं कि दो हाइफी, जैसे दो बाल हैं आपके, दो बाल आपस में एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं एक्स बनता है। वो जो एक्स का सेंटर है, पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ दो है टू हाइफी है, वो जब आपस में फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल ह्यूमन जैसे होते हैं एग एंड स्पर्म की तरह एक जाइगोट बन जाता है। उस जाइगोट में क्या होते हैं कि जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं दो हाइफी के, वो आपस में इंटरमिक्सिंग होने लग जाती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज एक हाइफी की, कुछ प्रॉपर्टीज दूसरी हाइफी की आपस में कंबाइन होती हैं। और वो जो जाइगोट है जब होगा तो उसको कहलाते हैं स्पोर। ठीक है, वो स्पोर इतना मेच्योर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट ग्रो कर सके, तो अपने दोनों पेरेंट हाइफी के जो एक्स पॉइंट था उधर से अलग होगा और डिस्पर्स हो जाएगा इनटू द एनवायरनमेंट। अब वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में किधर जाता है, कहाँ गिरता है, वहां जाके वो एक नया हाइफी बनना शुरू हो जाएगा, नया फंगस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये होती है सेक्सुअल, उनको कहते हैं सेक्सुअल। सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि मेटिंग ऑफ टू हाइफी से बनते हैं। उनकी आगे तीन क्लासेस हैं, जस्ट आपने इनके नाम करने हैं, इनकी डिटेल नहीं करनी। वो नहीं पूछते, आपको करनी मुश्किल होती है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कुछ आए इंटरेस्ट, कहती हूँ नाम आप कर लो। ठीक, तो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ZAB, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, वीडियोस्पोर्स। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं स्पोर्स। जाइगो
रिप्रोडक्शन होती क्या है, अगर एक हाइफी ऐसा है जैसे एक बाल है आपका, वो किसी साथ वाले बाल के साथ क्रॉस नहीं कर रहा, उसको क्रॉस कोई नहीं हुआ, आपका हेयर स्ट्रैंड है, सिंगल है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस हेयर स्ट्रैंड के टिप के ऊपर एक टाइम आएगा जब हेयर स्ट्रैंड पुराना हो जाएगा, हेयर फॉलिंग जब शुरू होती है, गिरने शुरू होता है, अब उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके हेयर स्ट्रैंड के टिप के ऊपर या हाइफी के टिप के ऊपर अपना ही एक स्पोर बन जाता है, इसको कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। मीटिंग के लिए एक सेकंड बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होती, इस तरह ही यीस्ट को भी सेकंड बैक्टीरिया की जरूरत नहीं होती। सेम इस तरह ही होता है कि कुछ हाइफी ऐसे होते हैं उनको सेकंड हाइफी की जरूरत नहीं होती, वो अपना ही एलिमेंट्स, अपने ही जेनेटिक जो उनके पास होता है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, उसको इकट्ठा करते हैं और एक स्पोर बना देते हैं अपने लिए, और उस स्पोर को चूंकि उन्होंने निकालना होता है, तो उस स्पोर को अपनी टिप पे या अपनी बॉडी की साइड एक्सटर्नल सरफेस पे ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं। वो स्पोर एक टाइम आता है, मेच्योर हो जाता है, एडल्ट बनने के काबिल हो जाता है, जाता है, ठीक है। अब वो जब स्पोर अलग हो गिर जाएगा तो क्या होगा कि वो एक नया हाइफी बनाना शुरू करेगा। सेम वही प्रोसेस है कि स्पोर ने मेच्योर होना है, एनवायरनमेंट में स्प्रेड होना है, और एनवायरनमेंट में स्प्रेड होके एक नया हाइफी यानी एक नया फंगस बनाना है। लेकिन डिपेंड ये करता है कहाँ से आया है। कुछ स्पोर्स होते हैं अपने पे एक ही हाइफी से उठ के आ जाते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू। कुछ हाइफी, दो हाइफी, कुछ जो नए हाइफी बनते हैं वेटिंग ऑफ टू हाइफी। अब स्पोर तो इसमें भी बन रहा है। अब इसके स्पोर्स चार तरह के होते हैं, और इनके स्पोर्स जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर बनते हैं यानी एक ही हाइफी से बनते हैं, उनको स्पोर भी कहते हैं, उनको कोनिडिया भी कहते हैं। आप ये परेशान ना हो, कोनिडिया क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। जो ए सेक्सुअल है उनका दूसरा नाम कोनिडिया भी है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोनिडिया, एक होते हैं आर्थ्रोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ब्लास्टोस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। टाइप्स के स्पोर्स हैं आर्थ्रोमाइडो, ब्लास्टो एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये फोर टाइप्स के स्पोर्स जब स्प्रेड होते हैं, गिरते हैं कहीं जाके, वहां जाके एक नया हाइफी बन जाता है। इनके भी जस्ट आपने नाम करने हैं, डिटेल नहीं करनी। फिर हम आते हैं पैथोजेनेसिस पे, ठीक है। समझने के लिए है, इतनी परेशानी हो रही है, इतने कुछ में नहीं है। जब फंगस अपने बॉडी में, किसी की बॉडी में इन्फेक्शन कॉज, फंगस का इन्फेक्शन कॉज करना होता है बेसिकली इन्फ्लेमेशन, ठीक है। फंजाई जब ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन लेना शुरू करें, हेट्रोट्रोफ्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, तो क्या होगा, हैच होंगे, उसको इन्वेड करेंगे और इन्फ्लेमेशन शुरू करेंगे। इन्फ्लेमेशन आप सबको पता है दो तरह की होती है, एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और एक होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये तो आपको पता है, आगे भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेमेशन, हाँ का चैप्टर में पढ़ा होगा। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की टाइप्स होती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की भी टाइप्स होती हैं, बस ये बात आपको याद रखनी है। ये दो तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एक्यूट होगी तो एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर हो जाएगी इसके इस फंगस के थ्रू तो ये क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। बस ये दो पॉइंट्स हैं पैथोजेनेसिस के। कोई भी फंगस होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के थ्रू डिजीज कॉज करते हैं, एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रैनुलोमा, वाइट सेल्स, जाइंट सेल्स और वो सब कुछ पड़ा होगा में, क्या कहते हैं, केजिएशन होता है, ये होता है, ठीक है, ग्रैनुलोमा बनता है। उसकी मॉर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में भी आती है, देखी होगी आपने, ठीक है। सेम उस वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की टाइप जिसमें ग्रैनुलोमा टिश्यूज में बने रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो फंगस जो है, कुछ फंगस के पास प्रॉपर्टी है कि वो क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसमें पस फॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं एक्यूट रेटिव इन्फ्लेमेशन, ठीक है। बस ये आपको दो बातें पता होनी चाहिए। आगे के अंदर ये जो लिखी हुई एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, कॉक्सीडियोडीज, हिस्टोप्लाज्मा मैसेज करते हैं, एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन एस्परजिलस करता है, स्पोरोसिस करता है। ये आपको दो दो एग्जांपल, ये एक एग्जांपल अगर आ जाए तो बताओ। अब ये बात है कि दो तरह की इन्फ्लेमेशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फंगस ने तो करनी है इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन इन्फ्लेमेशन, क्योंकि आपको पता है सिवाय कनाडा के वाटर में, सॉइल में, आपकी ये जो वॉल्स वगैरह पे, फोमाइट्स पे फंगस
इन्होंने बाहर से ही बॉडी में आ, तो बाहर से जब बॉडी में आएंगे तो वही बात है, टिश्यूज को इन्वेड एंड इन्फ्लेम, दो बातें, इन्वेजन एंड इन्फ्लेमेशन। लेकिन आप ये बताओ कि अगर ये इन्वायरमेंट में है, हम इस टाइम सब लोग, आप लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, कोई फर्नीचर को टच कर रहा है, कोई दीवार को टच कर रहा है, कोई चलते पीछे डोर नॉब्स खोल रहा है, कोई फिर चला जाता है, वहां इतनी चीजों को आप टच करते हो, तो फंगस हर जगह फैले हुए हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हम फंगस से बचे हुए हैं? हमारे वो उसकी वजह ये है कि अगर फंगस के पास इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी है, कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी है, जो कि डिफरेंट साइड पे हमें बचा रही है फ्रॉम फंगस, फंजाई। जैसे कि हमारे अगर स्किन के ऊपर कोई अटैक करता है, हम जैसे वो बात है, हम बैठे हुए इस टाइम हम टच कर रहे हैं को, फर्नीचर को, गाड़ी को, डोर नॉब को, मार्केट गए हैं तो वहाँ चीजें काउंटर वगैरह पकड़ के खड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट में कहीं भी गए हुए हैं, हम चीजों को टच कर रहे हैं, इनफाइट हो नहीं ना सकती कि फंगस और बैक्टीरिया हो ही ना, किसी होगा। लेकिन क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, स्किन के अंदर जो मैक्रोफेजेस हैं और हमारे म्यूकोस मेम्ब्रेन के जो मैक्रोफेजेस हैं वो उनको इनगल्फ कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंटैक्ट स्किन है, वो इटसेल्फ एक बैरियर है एंट्री के लिए, ठीक है, स्किन को आराम से इन्वेड नहीं, आउटसाइड लेयर है जो कि इनसाइड जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम एनी हार्म, जरूरी नहीं फंगस, किसी भी चीज से, ठीक है। इंटेक्ट स्किन एक नंबर वन हुआ। दूसरा, हमारे स्किन के अंदर जो फैटी एसिड्स है, यानी जो सीबम या ऑयल कंटेंट है, वो भी एक तरह से लुब्रिकेंट है। हम गाड़ियों में लुब्रिकेंट डालते हैं ना, कि वो जो ब्रेक वगैरह है उसको क्या वो अच्छी चले, हमारी जो बॉडी के बाहर लुब्रिकेंट जब तक ना होंगे तो हमारी बॉडी जो है उसकी अच्छी प्रोटेक्शन है। इसलिए तो हम मॉइस्चराइजर, सारे ऐसी चीजें यूज होती हैं, हम सन की जो गर्मी है वो बर्दाश्त नहीं होती, इस तरह इन्फेक्शन की चांस बढ़ते हैं। तो उसकी अपने अंदर भी फैटी एसिड्स, यानी उसके अलावा हार्मोन एसोसिएटेड स्किन चेंजेस होती हैं प्यूबर्टी में, ठीक है, जो कि डिफरेंस होती है, वॉर्मिक फंगस है उसको बचाती है, ठीक है, उससे बचाती है हमारी बॉडी को। जैसे हम घास पे बैठे हैं तो हमारी जो बॉडी के अंदर कुछ अपने भी हार्मोनल ऐसी जो स्किन के अंदर चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से फंगस नहीं कॉज करते हैं। तो यानी स्किन जो है इट्स चेंजेस हैं, और स्किन के अपने मैक्रोफेजेस हैं, और आखिरी चीज है स्किन का अपना एक फ्लोरा है। फ्लोरा बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया स्किन में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, वो भी तो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे होते हैं हमारी बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी से खा पी रहे होते हैं, हमारी बॉडी से जिंदगी से शुरू से लेके फ्लोरा हमारे साथ होता है, हमारा दोस्त होता है। तो वो क्या करता है, हमारी न्यूट्रिशन ले रहा होता है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है किसी और फंगस से अपने आप को बचाने की, तो हम उस फ्लोरा करते हैं, हम करते हैं, फ्लोरा को खुद ही पता होता है, क्योंकि मैं यार इसका देखो, हम कहते हैं ना इसका हमने चीज फलानी चीज यूज की है, अब हमें तो चाहिए ना, हम उसको ये करें। तो इन रिटर्न फ्लोरा क्या होता है कि हमें बाहर के पैथोजन से बचा रहा होता है, फाइट कर रहा होता है। इस तरह ही कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेटरी यानी ब्रीदिंग के थ्रू हमारे जो है रेस्पिरेटरी थ्रू ट्रैक्ट के थ्रू एंटर होने की कोशिश करते हैं। वहाँ क्या होता है कि नेजल पूरी जो म्यूकोजा है उस पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो मॉइस्चराइजेशन है, जो कि क्या करती है, ट्रैप कर देती पार्टिकल्स और स्पोर्स को। जो फंजाई या फंगल के स्पोर्स हम इनहेल करते हैं वो हमारे नोज में है, ठीक है, और हमारे नोज में जो म्यूकोइड सिक्रीशंस हैं, फैटी सिक्रीशंस हैं, उससे क्या करते हैं, अपने हमें बचाते हैं। आपने कुछ बात पूछ लिया फैजान? मैं मुझसे पूछा व्हाट इज फ्लोरा। चैट में भेजा मैं। अच्छा, वो चैट में, अच्छा फ्लोरा, आपने फ्लोरा नहीं पढ़ा होगा, एक नॉर्मल फ्लोरा होता है।
जनरल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी है तो फ्लोरा पता है वो क्या होता है? नो। अच्छा, नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली हमारे बॉडी के नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, मेरा ख्याल था मैं पढ़ा होगा। होते हैं ऐसे जो आपकी डिफरेंट बॉडी साइड्स पे होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है मदर में तो होता ये है, जैसे बॉडी आपकी बन रही होती है तो बॉडी का फ्लोरा भी डिफाइन होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। ठीक है, वैसे अल्लाह ताला ने सब ह्यूमन बीइंग्स को एक ही फ्लोरा दी है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर स्टेफिलोकोकस है, वो सभी इंसानों के ऊपर है। हमारे आईज के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल तो कोई चीज ऐसी होती है ना जो नहीं, यानी अनहेल्दी। हम सब के पास हमारे स्किन के ऊपर, हमारे माउथ में, नोज में, हमारे क्या कहते हैं कोलॉन में, इंटेस्टाइन्स में, हमारे इसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट का फ्लोरा है, हर जगह का फ्लोरा है। ठीक है, उनको फ्लोरा इसलिए कहा गया है क्योंकि अपने फ्लोरा का वर्ड बेसिकली निकलता है फ्लोरा, हमने देखा फ्लोरल एग्जीबिशंस होती हैं फ्लावर से। ठीक है, यानी खूबसूरत चीज। नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे बेनिफिशियल अगर नहीं तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। जब हम पैदा होते हैं हमें अल्लाह ताला ने एक फ्लोरा देके भेजा है जो एंड ऑफ लाइफ तक, हमारे डेथ तक हमारे साथ रहता है और वो वहीं अटैच रहता है। फ्लोरा कुछ भी नहीं कहता हमें, सिर्फ खामोश बैठ के हमारी बॉडी में रहता है। लेकिन उसके फायदे हैं जो हमें नजर नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताया स्किन का फ्लोरा, वैसे तो हम कहते हैं हमारे, हम सोचें स्किन के ऊपर बैक्टीरिया का क्या काम, क्या कर रहे हैं, वो हमें बाहर के बैक्टीरिया से रोक रहे हैं क्योंकि उनके हमारे से बेहतर हैं लड़ने के लिए एरिया से। ठीक है, जैसे ह्यूमन के साथ ह्यूमन अच्छे लड़ सकते हैं, लायन के साथ लायन अच्छा लड़ सकता है, डॉग के साथ डॉग अच्छा लड़ सकता है, इस तरह बैक्टीरिया और फंगस के साथ फंगस ही अच्छा लड़ सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी है जो हमें सिर्फ बचा रही है, उनको नहीं उनको उनको कुछ नहीं कर रही, फाइट कर रही, फ्लोरा फाइट कर रहा है। इस तरह हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम 100 चीजें खाते हैं, कभी आपने सोचा है तो हमें हर वक्त ही डायरिया रहे, जितने बैक्टीरिया हम खाने पीने से, पूरा रूट आप समझते हो कि शायद सब किसी और से बना हुआ खाना खाते हैं और हमें क्या पता कि जिसका पका हुआ हम खा रहे हैं वो शायद बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड है। जो प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं वो भी साफ नहीं हो तो वो भी अंदर ही चला गया ना इंटेस्टाइन में। तो अब जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो उनको किल कर रहा है, ये उनको अंदर एंटर होने से रोक रहा है। ठीक है, हम इम्यूनो सब कहते हैं जब एक पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, वो एक कंडीशन है, वन ऑफ द कंडीशन जिसमें आपका फ्लोरा डिस्टर्ब होने लगता है। क्योंकि फ्लोरा एक इंसान की तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अच्छा खाना भी चाहिए, उसको खाना पीना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। वो हमारे बॉडी में क्यों रह रहा है? खाने के लिए ना, क्योंकि बैक्टीरिया खुद ही खाना बना सकते हैं, उनके पास मशीनरी नहीं है। ठीक, तो अब देखो हमारे पास, देखो अब हमारे पास जैसे फ्लोरा था तो हमने क्या कहते हैं जो चीज खाई पी वो हमें अब इम्यूनिटी अगर लो हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे जो फ्लोरा है उसको खाना पीना नहीं मिलेगा, अब उसने कहीं से तो खाना है, हमारी बॉडी क्या कहते हैं इन्वेजन शुरू कर, क्योंकि उसको बाहर से नहीं मिल रहा तो उसने अंदर से लेना शुरू कर देना है ना खाना, क्योंकि उसमें जिंदा तो रहना है। ठीक है, ये बात होती है। तो ये जो फ्लोरा है बेसिकली, अब हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर वैसे तो हमारे पता है मैक्रोफेजेस हैं, हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, और उसके अलावा हमारा जो पूरी नेजल कैविटी है दैट इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रैप कर रहा है इनहेल्ड स्पोर्स को। सर्कुलेशन में अगर कोई फंगस एंटर हो जाता है, हमारी ब्लड में एंटर होता है तो क्या होता है कि जैसे हमारी जो इम्यून सेल्स हैं वो ब्लड में ही होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज आईजीजी आईजीएम ये वही होती हैं, तो ये क्या करती हैं फॉरेन एंटीजेंस को जो है डिटेक्ट करती हैं और उनको इन्वेल्व कर लेती हैं, खा पी लेती हैं। ये सिंपल सी बातें हैं कि हमारी ये जो फ्लो हमारी जो बॉडी है वो क्या रिस्पॉन्स कर रही है। एक थे फंगस क्या कर रहे हैं, फंगस एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, जबकि वो हमारी क्या कर रही है कि वो डिफरेंट एरियाज में रह के हमारी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है फंगस से और स्पोर्स से। फंगस के पास क्या चीज है जिससे वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है? दो बातें तो हमने की कि फंगस क्या करता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन करके उसके पास क्या कहते हैं टॉक्सिन्स होते हैं। अच्छा, बेसिकली अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किया है। फंगस इटसेल्फ भी एंटीजन है ना, एक पार्टिकल है जब हमारे बॉडी में आता है तो इटसेल्फ एंटीजन है।
उसके अलावा फंगस अपने टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। अब फंगस जो है डिजीजेस, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज होती है कि फंगस इटसेल्फ हमारी बॉडी में आ जाए, ठीक है, जैसे कि फंगस खुद हमारी बॉडी में हो जाए तो उसको कहते हैं माइकोसिस, ठीक है। माइको मीन्स फंगस और ओसिस होता है सेप्सिस से, जैसे ब्लड में। क्या फंगस हमारे बॉडी के अंदर एंटर इटसेल्फ, पूरा का पूरा फंगस हमारी बॉडी हो जाए या मोल्ड एंटर हो जाए, फंगस खुद एंटर हो रहा है बॉडी में, तो उसको बोलते हैं माइकोसिस। अगर फंगस खुद एंटर नहीं हो रहा लेकिन उसके टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया ना फंगस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे इन्फ्लेमेशन कर रहा है, हम टॉक्सिन्स इंजेस्ट कर रहे हैं, ये टॉक्सिन्स हमारे स्किन के ऊपर अटैच हो गए हैं, या टॉक्सिन्स जो हैं हमारे खाने के साथ अंदर चले गए हैं या किसी तरह हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं, उसको बोलते हैं माइकोसिस, यानी फंगल टॉक्सिक इन्फेक्शन, ठीक है। फंगस फंगस एनवायरनमेंट में था लेकिन उसके टॉक्सिन्स जो हैं उन्होंने हमारी बॉडी में एंट्री कर ली, जिससे कहते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। ये फंगल डिजीजेस के नाम है। माइकोसिस, that is a fungal disease due to the entry of fungus itself. Mycotoxicosis are the fungal diseases that are caused by the entry of fungal tox. एलर्जीज, एलर्जीज होती हैं फंगल स्पोर्स की वजह से। स्पोर्ट्स दो के होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्ट्स और एसेक्सुअल स्पोर्ट्स। जो एंड में होते हैं मैंने आपको बताया, रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है, सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्ट्स है या एसेक्सुअल स्पोर्ट्स कहलाते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर बॉडी से इन कांटेक्ट आते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है, तो क्या खुद ही ठीक हो जाती है। आपने कभी देखा होगा, आप घास में जाते हो तो कभी कभी आपकी रैशेस बनने लग जाती हैं, जैसे बॉडी में कुछ पैचेस रेड कलर के बनने लग जाते हैं, स्किन के ऊपर, खास तौर लिम्स में या पैरों में कुछ निशान बनने लग जाते हैं जहाँ बहुत खारिश होती है, रेड्स को उर्दू में धब्बड़ कहते हैं ये पंजाबी, ठीक है। वो क्या होते हैं, कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं, उसके लिए हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। बहुत हो तो हम वो एंटी एलर्जी को ले सकते हैं, टैक्सेट वगैरह ले सकते हैं एंटी एलर्जी, ठीक है। लेकिन वो ना भी लो तो कोई बात नहीं, वो कुछ घंटे तक या इवन मिनट्स में ठीक हो जाते हैं, या इवन सुबह तक ठीक हो जाते हैं, अगले दिन तक। तो वो होती है फंगल एलर्जी, जो कि स्पोर्स की वजह से होती है, ठीक। असल में होता क्या है, स्पोर्स स्पष्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिधर हम बैठे होते हैं, जिधर हमने वॉक की होती है, वहाँ हमें स्पोर्स बॉडी के साथ स्प्रेड हो जाती है। कोई बंदा बच्चा या कुछ जो आता है जिसको कोई एलर्जी हो, तो हम कहते हैं धो लो पाँव को या नहा लो, वॉश दोबारा बाथ ले लो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है, स्पोर्स अटैच हुए होते हैं वो उतर जाते हैं। अब ये फंगल डिजीज तीन तरह की हैं, माइकोसिस, माइकोटॉक्सिकोसिस एंड एलर्जी। माइकोसिस के आगे मैंने लिखा हुआ है डिस्कस्ड, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2, 3 तमाम चैप्टर्स हैं, दे आर ऑफ माइकोसिस, जो कि इम्पोर्टेंट है, हमने करना है, जो हम आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि ये फंगल डिजीजेस हैं जो बॉडी में फंगस की एंट्री की वजह से होती हैं, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से। माइकोटॉक्सिकोसिस बेसिकली डिजीजेस वो फंगस डिजीजेस हैं जो टॉक्सिन्स के खाने पीने से होती हैं, ठीक है। जब फंगस के टॉक्सिन्स हम खा पी लेते हैं, जस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को मोस्टली डायरिया होता है, इन्फेक्शन होती हैं, ठीक हो जाती है खुद ही, और एलर्जीज तो कुछ जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ठीक हो जाती है। इस चैप्टर में हम सिर्फ माइकोटॉक्सिकोसिस और एलर्जीज को देखते हैं, कोसिस जो है वो हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस की। माइकोटॉक्सिकोसिस बेसिकली क्या है, माइकोटॉक्सिकोसिस आर द फंगल डिजीजेस व्हिच आर ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फंगल टॉक्सिन्स। इनकी तीन एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कुछ मशरूम्स होते हैं, मशरूम आपको पता है फंगस है, मोल्ड है, नजर आ रहे हैं, मशरूम खाते भी हैं। तो मशरूम्स क्या होते हैं, फंगस की एक फॉर्म होती है। एक फंगस होती है मशरूम, जो हम ज्यादातर खाने पीने में चीजों में डालते हैं, लाइक जो हमारे पास फूड होता है, चाइनीज फूड होता है, इटालियन फंगस में से मशरूम्स डालते हैं, जिनमें उनमें हम एमानिटा मशरूम डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंगस जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगे, नहीं फंगस पुरानी हो गई या वो फंगस कोई एक नई वैरायटी है, जैसे कि उसमें टॉक्सिन होती हैं, पैटोटॉक्सिन्स होती हैं। होता क्या है कि हम मशरूम अगर खा पी लें खाने में, तो इसकी दो टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में के लेवर में चली जाती हैं, और वो लेवर टॉक्सिसिटी करती हैं, लिवर को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम मशरूम्स को इसलिए हम कुक करे खाते हैं, हम रॉ नहीं खाते। उसके अलावा एक फंगस होती है क्लेविसेप्स पर्परा। क्लेविसेप्स पर्परा जो होता है वो प्रोड्यूस करती है एल्गोटामीन और एलएसडी, लेसर्जिक एसिटाइलमाइड। ठीक है, एलएसडी कहते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं दो तरह के, ये टॉक्सिन्स ही होते हैं, ये भी एल्कलॉइड्स, ये टॉक्सिन्स। ये जो होते हैं ये खाने पीने से होते हैं, जैसे कि चावल, आटा, गंदुम। जब हम सबको बताऊंगा, हमने देखा है गंदुम जो होती है उसको हम गीली नहीं रखते, मॉइस्ट एरियाज में रखते हैं, गंदुम को धोते हैं, उसको प्रॉपर ड्राई करके रखवाते हैं। इसकी वजह ये होती है जो ग्रेन्स होते हैं चावल या गंदुम में रखते हैं वो होते हैं, उनमें मॉइस्चर होता है, ताकि वो मॉइस्चर खत्म हो जाए। फंगस का हैबिटेट है, फंगस की पसंदीदा जगह है होती है मॉइस्चर। जहाँ भी तभी कभी गीली दीवारों में फंगस क्यों आता है, मॉइस्ट ब्रेड के पैकेट्स में क्यों आता है, खुले हुए जो होते हैं कैंड फूड्स में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ नमी होती है, लीकेंट होता है। इधर नमी, पानी या ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ ये फंगस ग्रो करना पसंद होता है। जब ग्रेन या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जब मॉइस्चर हम रख देते हैं तो होता क्या है कि उसमें फंगस लग जाती है, ग्रो लगने लगती है। ठीक है, और ये फंगस होती है कभी कभी तो नजर आ जाती है, कभी हमें नजर नहीं आती। और वो गेंद हम उसकी रोटी खा लें, खाना खा लें, तो हम होता क्या है खुदा खास्ता हमारी बॉडी के अंदर ये इंटॉक्सिन चले जाते हैं। फंगस खुद नहीं गया, फंगस ने तो खाना खाना था, ग्रेन्स को यूज, फंगस तो खा के निकल गई, लेकिन उसने क्या किया, ग्रेन्स के ऊपर अपने टॉक्सिन छोड़ दिए फंगस। अब वो जो टॉक्सिन या रोटी हम पकाते हैं फंगस में, लेकिन टॉक्सिन आते हैं, तो क्या होता है वो टॉक्सिन हमारी बॉडी में चले जाते हैं और पेशेंट को डिजीज होती है अर्गो। ठीक है, अर्गोटिज्म, अर्गोटिज्म में क्या होता है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डैमेज और वैस्कुलर डैमेज, यानी वेसल्स में प्रॉब्लम्स होने लगती है, पेशेंट को वैस्कुलर प्रॉब्लम शुरू होती हैं और दिमागी मसले शुरू हो जाते हैं अगर बहुत अरसे तक ये खाना शुरू कर दे पेशेंट, ऐसे चावल या ऐसी गंदम से बनी रोटी या खाना। एस्परजिलस फ्लेवर्स भी सेम उसी तरह है। एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है वो भी खानों को करती है, जैसे ग्रेन्स को, गंदम शंदम को और ड्राई फ्रूट्स जैसे पीनट्स वगैरह को। ये अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है जिनका नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये एफ्लाटॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे गट से एस्परजिलस फ्लेवर्स की एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसका डैमेज बहुत क्लियर होता है, जो कल को आके क्या कहते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कॉज कर सकता है, क्योंकि लिवर डैमेज हुए हैं और म्यूटेशन शुरू हो जाती है p53 ट्यूमर सुप्रेसिव जीन की। ठीक है, ये जो अपने एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ना, एफ्लाटॉक्सिन B1, ये एफ्लाटॉक्सिन क्या करते हैं, बिकॉज म्यूटेशन इन p53 ट्यूमर सुप्रेसिव जीन, जिससे ट्यूमर जो पहले सुप्रेस हुए होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी, पेशेंट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस होते हैं। तो ये पीनट्स हम खोलते हैं कभी ऐसे हुए होते हैं खराब, कॉर्न चने में कॉर्न ग्रेन्स में कॉर्न भी आते हैं, नहीं आते हैं वो। ठीक है, थर्ड नंबर पे है एलर्जीज। ये थे माइकोटॉक्सिक कोर्सेज जो मैंने आपको बताया टॉक्सिन्स की वजह से। ये वो फंगस स्पोर्स की वजह से, सांस में, ये पार्क में जाने से स्नीजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, खांसी शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है कि स्पोर्स ज्यादा वहां होते हैं फैले हुए। ठीक है, ग्रासी एरियाज में, तो वो स्पोर्स क्या होता है, इनहेल कर लेते हैं पेशेंट में, जो एस्थमेटिक, बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड एस्थमेटिक रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि रैपिड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, एस्थमा नहीं होता बेसिकली पेशेंट को, लेकिन एक एलर्जिक एस्थमा टाइप पिक्चर होती है। स्पोर्ट्स, ठीक है, वो पेशेंट क्या होता है कि खा उसके अंदर चले जाते हैं स्पोर्ट्स ब्रीदिंग में, और पेशेंट को इमीडिएट रैपिड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होने की वजह से उसको वीजिंग या स्नीजिंग या कफिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, वो एस्परजिलस होते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ एलर्जी है। और एक ये मैंने आपको बात बताई वीनल फ्लेयर स्किन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें स्किन रेड हो जाती है। ठीक है, पेशेंट की जो स्किन है उस पे रैशेस बनने लग जाते हैं। ये सभी एलर्जीज जो होती हैं ठीक हो जाती हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि जिस वजह से होती हैं वो, अगर हम पेशेंट को बाहर जाने से होती हैं तो वो मास्क यूज कर ले या अवॉइड करे जाने से। इस तरह ही एक पेशेंट को जब कुछ खास एरियाज में, जैसे पार दरिया में या नहर में या किसी एरियाज में जाने से उसको स्किन पे रिएक्शंस होने लग जाते हैं, तो उस एरिया में जाना अवॉइड करे, या स्किन के ऊपर कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर लगा ले, कुछ ऐसा कि आके फौरन वो बात ले ले।
ये ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, लेकिन इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये खुद ही ठीक हो जाती हैं। आप एंटी एलर्जी टैबलेट्स ले सकते हैं, जैसे वो होती है आपके पास सिरप होता है, टैबलेट्स भी होती हैं एविल की, टैक्सिड की। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में इसकी 4 अप्रोचेस होती हैं, जैसे हम इसको, ये लास्ट टॉपिक है इसका आज का, 4 स्लाइड्स रहेगी हैं आपकी। ये थी बेसिक माइकोलॉजी, जिसको ये समझ आ जाए ना, आप इसको पढ़ना नेक्स्ट लेक्चर तक, तो ये होगा कि हम इससे आगे पढ़ेंगे। माइकोलॉजी इज, मुझे माइकोलॉजी पसंद है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मुझे ड्राई लगती है, माइकोलॉजी होगी ये मुझे अच्छी लगती है, और पैथोलॉजी भी अच्छी है। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें थोड़ा सा ज़रा है। और जब डेली लाइफ की चीजों को आप रिलेट करते हैं ना पढ़ने में, तो उसमें ये होता है कि आपको चीजों की समझ आती है, आपको चीजों में मजा आता है जब समझने में कि अच्छा ये चीज, अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, और आप कल को किसी और को भी आप बता सकते हैं। लैब डायग्नोसिस में 4 अप्रोचेस होती हैं जब फंगस को हम डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले वही माइक्रो बैक्टीरिया की तरह माइक्रोस्कोपी, 1 पे हम यही करेंगे, बैक्टीरिया की तरह माइक्रोस्कोप में देखेंगे। आपने कुछ पूछना है तो माइक ऑन होता है, पूछ लिया करो। नंबर 2 हम करते हैं फंजाई को कल्चर। नंबर 3 पे हम, ये 2 सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, डीएनए प्रोब टेस्ट और सीरोलॉजिकल टेस्ट। ज्यादातर हम नंबर 1 पे ही रहते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी रहते हैं या कल्चर। ठीक है, ये नंबरिंग गलत हुई है, 1 2 3 4 है। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम, डिपेंड करता है उसमें, हम स्पेसिमेन लेते हैं पेशेंट का। जैसे एक पेशेंट को अगर फॉर एग्जांपल खांसी आ रही है, ठीक है, उसमें स्पूटम ले लेंगे, लंग रिएक्शन है, या स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन हुई है जैसे, तो उसमें हम उसका रैपिंग ले लेंगे। बहुत से लोगों, मैंने इसको बात की थी कि फंजाई जो होते हैं उनको मॉइस्चर पसंद होता है, तो उसमें ये होता है कि हम जैसे कि आपने देखा है कुछ लोगों को पाँव में ब्लैक, या हाथों में जो नेल्स हैं ब्लैक हो जाते हैं, ड्राई स्किन से छूट जाते हैं, ठीक है, रेड हो जाते हैं नेल्स, वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल सख्त वाइट से कलर के या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, वो भी फंगल इन्फेक्शन हुई होती है। ये बाथ लेते हैं डेली, या ड्राई उनके स्किन अंदर पानी रह जाता है नेल्स के नीचे, हाथों के अंदर, तो उसमें क्या होता है, फंगस वहां इजीली ग्रो करना पसंद करती है, क्योंकि उसको वाटर भी मिल रहा होता है और बॉडी में एंटर होना होता है उसमें, तो ये होता है कि उस मॉइस्चर में एंटर होना पसंद करता है वो। ठीक है, तो इसलिए ये होता है कि हम उसके नेल्स भी ले सकते हैं उन जगहों से, नेल स्क्रैपिंग्स भी ले सकते हैं, ऐसे जो डेड नेल्स होते हैं। जो भी स्पेसिमेन हम लेंगे, जब हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखना है, तो उसको एक प्री ट्रीटमेंट होती है फंजाई के लिए। स्पूटम लिया, उसको डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर डाला, ड्राई किया और ग्राम स्टेनिंग शुरू कर दी। कोई बैक्टीरिया, अगर हमें अपने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना हो तो हम ऐसे नहीं करते। इस तरह ही अगर हम और वैसे भी बैक्टीरिया लेने के लिए हम ज्यादातर लिक्विड या फ्लूइड्स लेते हैं, जैसे मिकोजा को टच करके ले लिया, स्पूटम ले लिया पेशेंट की, क्या कहते हैं, यूरिन स्पेसिमेन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, स्टूल स्पेसिमेन हो गया। जो स्पेसिमेन होते हैं सारे के सारे वाटर या उनमें फ्लूइड कंटेंट होता है। सकते हैं, हेयर भी ले सकते हैं, स्किन स्क्रैपिंग्स भी ले सकते हैं, स्किन की यानी ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं उनको, हमें एक तरीका होता है, वो हम कभी आपको लैब में हुआ तो मैं बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। तो दूसरा ये है कि क्या कहते हैं, स्किन स्क्रैपिंग वाले लेते हैं। अब जो भी हम स्पेसिमेन लेंगे उसके हमें करते हैं प्री ट्रीटमेंट। अब प्री ट्रीटमेंट में क्या होगा कि पेशेंट की जो भी हमने फ्लूइड अगर हमने लिया, उसको जो भी स्पेसिमेन लिया, चाहे लिक्विड लें या दूसरा लें, उसको 10% पोटासियम, अब उसकी वजह क्या है, 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करने की, कुछ आइडिया है, लिखा भी हुआ है सामने। 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इसलिए डिजोल्व किया जाता है क्योंकि जो हम स्किन ले रहे हैं, जो हम नेल का पार्ट ले रहे हैं, जो हम स्पूटम ले रहे हैं, तो फाइबर्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं उस स्पेसिमेन में। उन सबको किल करने के लिए हमें एक अल्कली चाहिए, और वो अल्कली है 10% कंसंट्रेशन का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन।
ठीक है, ये सभी में ये यूज करते हैं। उसमें 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जब डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि तमाम का तमाम जो ह्यूमन टिश्यू है, टिश्यू मटेरियल है, वो उसमें डिजोल्व हो जाता है। यानी डिजोल्व का मतलब होता है खत्म हो जाता है बिल्कुल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको खा पी लेता है। सिर्फ और सिर्फ काइटिन पता है अल्कली रेजिस्टेंट होता है। वो अल्कली जो होता है उसमें डालो भी तो काइटिन डिजोल्व नहीं होता। उससे ये होता है कि जब हम फंगस को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें बाकी सब एलिमेंट्स जो टिश्यू के होते हैं वो खत्म हुए नजर आते हैं, क्योंकि खत्म हो गए होते हैं ना केओएच में डालने की वजह से। अगर फंगस है तो वो रह जाता है। फंगस हमें नजर आएगा अच्छी तरह, व्यू अच्छा आएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है। अब दो तरीके होते हैं देखने के। एक तो ये होता है कि हम सीधा का सीधा हम वो जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व किया, तो उसको देख लिया। लेकिन इस तरह नहीं देखते, ज्यादातर हम इसको स्टेन करके देखते हैं, फंगल स्टेन। फंगल स्टेन जब डिफरेंट तरह के होते हैं, कैल्कोफ्लोराइड स्टेन है, ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, कैल्कोफ्लोराइड स्टेन है, और भी डिफरेंट स्टेन हैं, वो आखिरी चैप्टर में नाम है, इंडिया स्टेन हो गया। ठीक है, पीएस स्टेन। कल्चर जो है फंगस का, एक ही कल्चर मीडियम है, उसका नाम है सेब्रॉड्स एगर या सेब्रॉड्स डेक्स्ट्रोज एगर। एसडीए भी लिखा होता है या सेब्रॉड्स एगर भी लिखा होता है। ये एक ही एगर है, कल्चर मीडियम है फंगस का। बैक्टीरिया के लिए तो मल्टीपल कल्चर मीडिया यूज होते हैं ना, ब्लड, चॉकलेट में कॉन्कीज, न्यूट्रिएंट, ये सारे के सारे। जबकि जो फंगस है उसके लिए एक ही कल्चर मीडियम यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड सेब्रॉड्स एगर। सेब्रॉड्स अगर क्या होता है, ग्रो करवाता है फंगस को, क्योंकि सेब्रॉड्स के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स भी डली होती हैं। आपने देखा था कल्चर मीडियम के अंदर डिस्टिल वाटर, बाइल सॉल्ट, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इस जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के, फंगस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनसे हटे एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स डली होती है, जैसे क्लोरोफेनिकोल या साइक्लोहेक्सिमाइड, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं। कि अगर हम वो स्पेसिमेन ले रहे हैं उसमें बैक्टीरिया एज नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है या बैक्टीरिया भी पैथोजन है, तो बैक्टीरिया ना ग्रो करे। अगर फंगस है तो ग्रो करे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है दैट इज फंगस। ठीक है, हमने फंगस को ग्रो करवाना है, हमने फंगस को चेक करना है कि क्या स्पेसिमेन में फंगस है। तो उसके लिए हम एक ही कल्चर मीडियम यूज करते हैं, सेब्रॉन्स। और उस सेब्रॉन्स के अंदर ऑलरेडी एंटीबायोटिक डली होती हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटीबॉडी। डीएनए प्रोब टेस्ट जो होते हैं स्पेशल टेस्ट होते हैं, ये महंगे टेस्ट होते हैं, यहाँ नहीं अवेलेबल होते। ठीक है, और वो उन कल्चर के वो तब किए जाते हैं जब हमने बहुत अर्ली टेस्टिंग करनी हो। जैसे एक पेशेंट है उसको भी साइन सिम्टम्स भी शुरू हुए हो ना स्टार्टिंग अर्ली स्टेजेस में, उसमें, और पेशेंट को हमें शक पड़ रहा है कि कोई फंगल इन्फेक्शन है, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होते वैसे। सिरोलॉजी में हम करते हैं दो तरह के टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, उनकी जस्ट नाम आपको आना चाहिए, एग्जाम्पल्स रहने दो, और लेटेक्स ग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, पास्ट पेपर्स में देखोगे तो आपको नोट आता है, राइट नोट ऑन द लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई एज अ जनरल। ये जनरल लैब डायग्नोसिस ऑफ फंजाई, तो ये जनरल बातें हैं। तमाम फंजाई जो कि कोई भी फंगस हो उसकी लैब डायग्नोसिस में पहले नंबर पे डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आती है। ये आपने डिटेल में लिखनी है, क्योंकि आपके लेवल पे माइक्रोस्कोपी और कल्चर है। ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना ही होता है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के नहीं एग्जाम दे रहे, इसलिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आपने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपने स्पेसिमेंस की बात करके 10% के वो एज कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसका हॉलमार्क है। फंगस में अगर आप 10% के ओ एज का नहीं जिक्र करोगे, आपसे कोई पूछेगा आप नहीं बताओगे या आपको पता नहीं होगी, तो इसका मतलब नहीं आता। ठीक है, तो आपने 10% के ओ एज हमेशा याद रखना है। और इसकी वजह क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इट डिसॉल्व द ह्यूमन टिश्यू मटेरियल एक्सेप्ट द एल्कली रेजिस्टेंट फंगल काइटिन या फंगल वॉल। ठीक है, वो नहीं उसमें डिसॉल्व होती, बाकी सब कुछ डिसॉल्व होता है। और क्या वजह है, ह्यूमन टिश्यू को हम क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, फॉर अ बेटर या क्लियर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर। ठीक है, इसके लिए हम कर रहे हैं। और जब हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो क्या कहते हैं स्लाइड बनाएंगे इस मटेरियल की, उसको हम किसी भी स्पेशल फंगल स्टेन के साथ स्टेन करके देखेंगे। नंबर 2 पे कल्चर हमने बात की जो सेब्रॉड्स एगर पे हम करते हैं, और ये स्पेशल एगर है जिस जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई, और इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता रखा कर खुद कोशिश किया जाती है कि बैक्टीरिया ग्रो ना करें। वो दो तरीकों से किया जाता है। एक इसकी अपनी पीएच बहुत कम होती है, लो होती है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पीएच मेरा ख्याल है 4 या 7 थी, कुछ तरह से होती है, लेकिन इसको इतनी नहीं चाहिए होती, नहीं सॉरी 7 है। ठीक है, इसकी पीएच लो होती है, एसिडिक पीएच बनाई जाती है इसकी ताकि बैक्टीरिया ना ग्रो कर सके। नंबर 2, इसमें एंटीबायोटिक्स डली होती है।
और इनके नाम आपको होने चाहिए। फिर ये कंपैरिजन की मैंने ऐड नहीं किया, कंपैरिजन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया जो 11th का फर्स्ट नंबर ऑफ का चैप्टर है जिसमें कंपैरिजन है डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई, वो आप वहां से टेबल देख सकते हो। ये भी पास्ट पेपर्स में भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है, डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये था आपका लेक्चर। आप कुछ और बात पूछना चाहते हो तो पूछो। किधर चले गए हो आप लोग? जी मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है। अब आपको 1 घंटा पहले मैं छोड़ रही हूँ, 1:30 तो भी 12:30 हुए हैं, लेकिन आपने आज काफी पढ़ लिया है, 1 घंटा लेक्चर था। तो कल का पता लग जाता है कि कल क्या होना है लेक्चर का, जो भी हुआ। मेरा तो खैर थर्ड ईयर का आज ही लेक्चर था, लेकिन आप लोगों का कल अगर हुआ वहाँ कैंपस में तो पता लगेगा कल कौन ले रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, फिर अब आप जाना चाहो तो आप लोग जा सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो।